आपने टाटा के बारे में तो जरूर सुना होगा, दे बिल्ड इंडिया। लेकिन क्या आप जानते हो हु सेव्ड इंडिया? आज से कुछ समय पहले हमारा भारत बर्बादी की कगार पर था और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना भी नहीं था कि हम आगे के 1 महीने गुजार सके। ऐसे में इंडिया के महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की कमान संभाली और ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसने भारत की काया पलट कर दी। आज उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि भारत बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल कर आ गया और दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन क्या थी 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस और कैसे मनमोहन सिंह ने देश को बर्बाद होने से बचाया? चले जानते हैं आज की इस वीडियो में। जैसे आज हम श्रीलंका को बदतर हालत में देख रहे हैं, 32 साल पहले हमारा देश भी उस राह में निकल चुका था और भुखमरी देश के कोने कोने में फैली हुई थी और महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 13.6% का हो चुका था। उस समय इंडियन की लाइफ स्पैन 58.3 ईयर्स जबकि दुनिया का एवरेज था 65.6। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बन चुका था जिसमें 72 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज था। लेकिन इन्हीं सब चीजों से भारत बाहर कैसे निकला, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे। बात शुरू होती है 1947 जब एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हमें 3 युद्ध का सामना करना पड़ा था जिसमें से कि 2 पाकिस्तान के साथ हुए थे और 1 चाइना के साथ हुआ था। अब हम सबको ये तो पता है जब किसी देश में युद्ध हो रहा होता है तो वहाँ की इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे गिरती है। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसका असर भारत में कारोबार पर भी दिखाई दिए और बॉर्डर पर रिसोर्स प्रोवाइड करवाने के लिए भारत का खजाना भी धीरे धीरे खाली होता गया और इन्हीं सभी चीजों का इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी में देखने को मिला। वैसे केवल वार ही एक कारण नहीं था जिसकी वजह से भारत आर्थिक तंगी की ओर जा रहा था, बल्कि इसकी वजह हमारी बनाई गई पॉलिसीज भी थी और इन पॉलिसी को बनाने का रीजन था अंग्रेज। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार के लिए आई थी, लेकिन कारोबार के साथ साथ वो हम पे राज करने लगी। इसी के चलते जब देश आजाद हुआ तो हमें ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत पड़ी जिससे कि बाहर की कंपनी कोई भी यहाँ आकर अपने पैर न पसार सके। बड़े बड़े लीडर के साथ साथ आम आदमी को भी ये डर सताता था कि कोई कंपनी फिर से यहाँ पे आके हम पे राज न करे। अब ऐसी पॉलिसी बनाने के पीछे हम उन भावनाओं को तो समझ सकते, लेकिन यही पॉलिसी हमको ग्रो करने से पीछे कर रही थी। पहले ही ब्रिटिशर्स इंडिया को खोखला कर चुके थे जिसके चलते भारत के लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वो नई फैक्ट्री को लगा सके। उस टाइम पे जो मेजर इंडस्ट्रीज थी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और माइनिंग, ये गवर्नमेंट ही चलाया करती थी। गवर्नमेंट को छोड़कर बहुत ही कम ऐसे इंडस्ट्रीज थी जो कि अपना बिजनेस सेटअप करके देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब बड़ी संख्या में इंडस्ट्री को ना खोल पाना उसका जो मेन रीजन था वो था फंड की कमी होना। लेकिन जो दूसरा रीजन था वो था लाइसेंस। उस समय अगर किसी को फैक्ट्री लगानी होती थी तो लाइसेंस के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ही मुश्किल से प्रोसेस से होकर गुजरना होता था और इसमें कई तरह के पेपर वर्क होते थे, लंबा टाइम लगता था और उस समय करप्शन ने और भी ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। और इन सभी प्रॉब्लम के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस समय की सरकार चाहती थी कि कोई भी फैक्ट्री हो वो गवर्नमेंट ही चलाए, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट को यही लगता था कि यही सही तरीका है जिससे देश आगे बढ़ सकता है। इसी सोच के साथ 1950 में देश में सोवियत मॉडल लागू कर दिया गया था। इस मॉडल में सरकार ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मात्रा को साथ ही उनके प्राइस को तय करती है, जबकि ये काम आमतौर पर मार्केट की डिमांड पर होना चाहिए था कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे कि कोई स्कूटर बनाने वाली कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग कितनी करेगी। लेकिन ये फैसला यूरो क्रेडिट इकोनॉमिक ग्रुप लेने लगे थे। जैसे कि स्कूटर बनाने वाली कंपनी है, अब मार्केट में चाहे कितनी भी डिमांड हो ये सरकार ही तय करती थी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कोई स्कूटर बनाने वाली कंपनी है, वो कहती है कि हम 5000 स्कूटर बना सकते हैं, लेकिन सरकार कहेगी कि नहीं तुम सिर्फ 500 ही बनाओ। अब जब दूसरे देशों से कच्चे माल को एक्सपोर्ट किया जाता था तो उसका दाम भी सरकार ही तय करती थी और यही रीजन है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ही बड़े क्राइसिस में जाने वाली थी। फिर ऐसे ही साल आया 1985 का, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो चुकी थी। दरअसल उस समय इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्टर था सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में ये 14 से 15 देशों का यूनियन था जो कि अलग हो चुका था, जिसके चलते इंडिया और रशिया के रिश्ते डिस्टर्ब हो चुके थे, जिसका सीधा सीधा असर हमारे देश में देखने को भी मिला था, क्योंकि रशिया भारत को ट्रेड और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद आता है साल 1990 जब गल्फ वार शुरू हो गया था। इस वार में लगभग 32 देश शामिल हुए थे। अब ज्यादातर पेट्रोलियम गल्फ से एक्सपोर्ट किया जाता था। वार की वजह से इसका सीधा असर हमारे देश में भी देखने को मिला और ग्लोबल स्केल में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, जिससे कि हमारे देश का व्यापार और इकोनॉमी स्लो डाउन होने लग चुकी थी।
इस वार ने न केवल पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए बल्कि गल्फ कंट्री में काम करने वाले इंडियंस उनकी इनकम में भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। देश में रेमिनेंस कम आए और लोगों का लिविंग स्टाइल खराब होने लगा था। ऐसे में हमारे देश की हालत ये हो चुकी थी कि हमारे पास केवल 2,500 करोड़ का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था। और देश की जो मुसीबत है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि वो एक और प्रॉब्लम से गुजर रहा था, वो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक्चुअली में 1991 में जनता पार्टी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी। दरअसल इस पार्टी को काफी सारी पार्टी के गठबंधन से बनाया गया था, जिसके चलते इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसके अलावा फरवरी 1991 में हाल ये हो चुके थे, चंद्रशेखर सरकार पार्लियामेंट में अपना बजट पास नहीं करवा पाई। इसके बाद से फॉरेन रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को काफी ज्यादा गिरा दिया था, जिसकी वजह से इंडिया को बाहर से लोन लेना मुश्किल हो रहा था। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से चंद्रशेखर सरकार गिर गई। और दूसरी तरफ तमिलनाडु में राजीव गांधी जी की भी बम ब्लास्ट में हत्या हो गई। मतलब कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो उस समय पर भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस भी अपने चरम पर थी। खैर इसके बाद फिर से इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने सत्ता हासिल की और प्रधानमंत्री की सीट में आए पीवी नरसिम्हा राव। अब देश की हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी खुशी मनाने के बजाय पहले ही दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि देश की हालत कैसे है, क्या ये सच में इतना बुरा है जितना कि न्यूज में दिखाया जा रहा है। तो इसके जवाब में सेक्रेटरी कहते हैं, नहीं सर, देश का हालत इससे भी ज्यादा खराब हो चुकी है और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ इतना ही बचा है कि हम अगले 3 हफ्ते तक ही गुजार सकते हैं। और अगर हमने बड़े कदम नहीं उठाए तो हो सकता है कि देश को बैंकक्रप्ट घोषित करना पड़े। ये सब सुनने के बाद नरसिम्हा राव ने सीधा ही मनमोहन सिंह को फोन लगाया, जो कि आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री की गद्दी सौंप दी और कहा कि आज से देश को बचाने का काम आपका। इस कन्वर्सेशन के ठीक 1 महीने बाद मनमोहन सिंह ने ऐसा बजट पेश किया जिसने देश की काया ही पलट कर दी। जो उस समय पर बर्बादी की कगार पर था, वही देश आज उन्हीं की फैसलों की वजह से देश नई नई मिसालें पेश कर रहा है। आखिर क्या किया मनमोहन सिंह ने, कैसे हमारी इकोनॉमी पर ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा, चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। सबसे पहले तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और कंपनी पर जो प्रोडक्ट लिमिटेशन की रिस्ट्रिक्शन लगी थी वो सब कुछ समाप्त कर दिया गया। दूसरे जो बदलाव था वो पॉलिसी पर किया गया। उस समय की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे आइटम थे जिसको इम्पोर्ट पर रोक लगाई गई थी और जो आइटम इम्पोर्ट किए जाते थे उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था और इसकी वजह से वो आइटम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। और इसी तरह के टैक्सेशन को हम नेपाल में भी देख सकते। वहाँ की सरकार ने कार को इम्पोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा टैक्सेस लगा रखे। वहाँ पर कार खरीदने में 200 से 300% का टैक्स देना पड़ता है। जहाँ इंडिया में वैगनर सिर्फ 6 लाख की मिलती है, वहीं नेपाल में वो 29 लाख की मिलती है। खैर भारत ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करके कुछ आइटम की लिस्ट जारी करी जिनको छोड़कर हम कुछ भी चीज इंपोर्ट कर सकते। अब उस समय पर हमने जिस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई थी वो बेटर रिजल्ट देने में फेल हो रही थी और उससे आजादी के 40 साल बाद कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली थी। इसके चलते मनमोहन सिंह ने बाहरी इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया ताकि देश को नई टेक्नोलॉजी और फंड रिसीव हो सके। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को केवल 51% ही इन्वेस्ट करने की अनुमति दी थी। साथ ही फॉरेन कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया। इसके बाद से वोडाफोन, सैमसंग, पेप्सी जैसी कंपनियों ने इंडिया में अपने बिजनेस के सेटअप लगाया। मनमोहन सिंह के आने से पहले कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनको केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रखा गया था, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था वो था टेलीकॉम। और 1991 में इस चीज को भी हटाकर परमिशन दे दी गई कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते। नेक्स्ट पॉलिसी जिसमें बदलाव किया गया उसने भी देश की काया पलट करने में काफी ज्यादा सहयोग की। दरअसल 1998 में सेबी को भी स्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन उनके हाथों में काफी कम पावर दी गई थी। मगर उस टाइम पर जब हमारे देश में काफी ज्यादा कंपनी आ रही थी तो वो अपना आईपीओ भी लेके आए। मनमोहन सिंह ने सोचा कि उनको ऑपरेट करने के लिए हमें नए रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। इस सिनेरियो को सोचते हुए सेबी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सेबी एक्ट को पास किया गया। अब इसके बाद से जो बदलाव किया गया वो था टैक्सेस। देश अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार तो था, लेकिन एक प्रॉब्लम सामने थी कि देश के खजाने में पैसा ही नहीं था। साथ ही जो टैक्सेस जीडीपी रेशियो था उससे गवर्नमेंट के बहुत ही कम टैक्स रिसीव हो रहा था, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया जो लोग टैक्सेस दे सकते हैं उनसे ही मेजर कंट्रीब्यूशन लिया जाए। इसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्स जो कि गुड और सर्विस पे लगाया जाता है उनकी बजाय डायरेक्ट टैक्स पर ज्यादा फोकस करने लगे, जो कि कमाई से आने वाला पैसा होता है। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश करते हुए सारे के सारे बदलाव के बारे में बताया जो कि वो सरकार के साथ मिलकर करने जा रहे थे। इस बजट को सुनने के बाद पूरा का पूरा सांसद तालियों से गूंज उठा था और इसी के एंड में उन्होंने बिस्मिल की मशहूर लाइन को गुनगुनाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजू में कातिल में है। इस लाइन के खत्म होने के बाद हर किसी के मन में देश प्रेम और जोश से भर चुका था।
और सबको उम्मीद सी जगी कि अब हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते। लेकिन आपको पता है कि एक और ऐसा काम भी हुआ था जिसे कि आम नागरिक से छुपाया गया था। जब इस बात का लोगों को पता चला तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो सरकार ने उनके मान सम्मान को गिरवी में रख दिया। असल में क्रेडिट स्कोर कम होने की वजह से भारत को कोई भी लोन देने के तैयार नहीं था। इसलिए मनमोहन सिंह ने देश का 67 टन सोना गिरवी में रख दिया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2.2 बिलियन का लोन लिया ताकि फॉरेन एक्सचेंज को तुरंत बढ़ाया जा सके। अब कुछ लोगों को ये फैसला बहुत ही गलत लगा होगा, लेकिन उस समय देश के लिए ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। खैर ये थी पॉलिसी और उन पे किए गए चेंजेस की बात। इसके बाद से देश में किस तरह का परिवर्तन आया वो आज आप देख सकते हो। उसके बाद से भारत 2 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो ये थी मनमोहन सिंह के द्वारा बनाई गई पॉलिसी जिसने भारत को बैंकक्रप्ट होने से बचाया था। उनकी नीतियों को फॉलो करके देश वर्ल्ड का 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका है और इसके पीछे का रीजन है सिर्फ मनमोहन सिंह। इसलिए मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म का जनक माना जाता है और उनका ये योगदान देश हमेशा याद रखेगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि अमर सिंह चमकीला के साथ क्या हुआ था तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।